ट्वेल्थ फेल इज अ स्लीपर हिट कि अच्छा कंटेंट का रिस्पेक्ट यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है, आजकल तो मूवीज में भी आ रहा है कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएं तो मुझे लगता है कि शार्क टैंक में जो है इसी चीज को लेकर जो ये एम्बिशंस हैं इसे क्रिस्टलाइज कर दिया है इनटू रियल वर्ल्ड डिस्कशन। आपने जितनी बड़ी कंपनी बनाई है ना उससे थोड़ी बड़ी कंपनी बनानी है कि आप अनुपम के साथ बैठें तो मतलब उनको हर इंडस्ट्री के बारे में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। तब भी हमारी मदर जो है सोचती थी कि ये तो हमारा लड़का गलत संगत में पड़ गया है। और मुझे ये ज़रूर लगता है कि जितनी सक्सेसेस के बारे में बात की जाए उससे इक्वल या उससे ज़्यादा फेलियर्स और मिस्टेक्स की बात करनी चाहिए। आप सुबह शुरू करते हैं शायद 8 बजे और रात को 9 बजे 10 बजे तक चलता है शो। तजुर्बा इंसान को गलतियों से बचाता है, लेकिन तजुर्बा गलतियां करके ही आता है। सपना मुझे लगता है कि भारत के हर बच्चे के दिल में होता है। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर रितेश? रितेश भाई के साथ जो हमने पहला एपिसोड किया वो आप सबको बहुत पसंद आया और उतनी ही सॉलिड बातें आपको इस एपिसोड में भी मिलेंगी। इसमें हमने बात करी 12th फेल मूवी के बारे में, कैमरा के पीछे शार्क टैंक में क्या होता है और एक ऐसी चीज जो हर किसी की जिंदगी का पार्ट है, प्रॉब्लम्स। हमने उनसे पूछा कि कैसे उन्होंने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ डील किया। एक 15-16 साल का लड़का आंखों में सपने लेकर उड़ीसा के एक छोटे से शहर रायगढ़ से निकलता है और एक बिलियनियर बनता है, एक इन्वेस्टर शार्क बनता है और लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बनता है। आइए सुनते हैं पावरफुल और मजेदार बातें रितेश अग्रवाल से। ट्वेल्थ फेल मूवी के अंदर में आपने देखा होगा गौरी भैया कहते हैं कि अगर हम में से किसी एक की जीत होगी तो वो सबकी जीत होगी। तो मुझे मौका मिला ट्वेल्थ फेल मूवी देखने का। मैंने ट्वेल्थ फेल की मूवी देखी रिलीज होने से पहले। हाँ। तो विधु विनोद चोपड़ा जी ने अपने ऑफिस कम एकोमोडेशन में बुलाया था मूवी देखने। मैंने कहा कि विधु विनोद चोपड़ा साहब बुला रहे हैं के लिए मतलब तब तो जाना बनता है, तो बिल्कुल जाएंगे मिलने। तो मूवी देखी वहाँ पर और मेरे आंखों में आंसू जो है हर 30-40 मिनट आए। जब मैंने देखा पहली बार की मतलब ट्रेन में ग्वालियर से दिल्ली आने का रास्ता, पहली बार मैंने देखा कि ज़मीन में सोना पड़ रहा है किसी दिन। पहली बार मैंने देखा कि जब लोग कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। आई थिंक अ लॉट ऑफ दोज इंडिविजुअल स्टोरीज मतलब आर सो, और मुझे लगता है सिर्फ मतलब मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है अगर भारत में कोई भी छोटे गांव से, जैसे मैं आपको बताऊं रायगढ़ से जितनी ट्रेन और बसें निकलती हैं उसमें 70% बच्चे जो होते हैं वो कोई नौकरी की खोज के लिए, कोई पढ़ाई की खोज के लिए, कोई यूपीएससी के लिए, कोई अकाउंटिंग के एग्जाम के लिए, डिपेंडिंग ऑन जिसकी जितनी एबिलिटी है वो अपॉर्चुनिटी के लिए निकला हुआ है। हर इंसान अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नहीं है ना जी, अभी तो आने लग गए ऑप्शन, पहले नहीं होते थे। तो इतने लोग उसे रिलेट करेंगे क्योंकि सबने वो कहानी देखी है, राइट? जो भी आज और उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ट्वेल्थ फेल इज अ स्लीपर हिट। स्लीपर हिट का मतलब ये है कि पहला हफ्ता 2 हफ्ता बात होने लगी पर उतनी नहीं, पर मुझे लगता है क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ उसका इतना बढ़िया रहा, लोग एक दूसरे से बोलने लगे कि जी ट्वेल्थ फेल तो इतनी बढ़िया मूवी, आपको देखनी चाहिए। जनरली मतलब आई एम श्योर आप लोगों ने किसी को कहा होगा कि ट्वेल्थ फेल देखा मैंने, बड़ा बढ़िया लगा, देखना चाहिए आपको। तो मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट का रिस्पेक्ट सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है, आजकल तो मूवीज में भी आ रहा है कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएं तो लोगों तक पहुंच ही जाती है बात। आई वुड से कि चाहे उतना मार्केटिंग बजट नहीं था करेक्ट इसका, लेकिन जो वर्ड ऑफ माउथ, जो लोगों ने स्टोरीज, मतलब रुका नहीं गया लोगों से, मूवी देखी है तो इंस्टा की स्टोरी पे आया, करेक्ट, और एक स्टोरी से आगे 100 लोग देख रहे हैं, फिर फर्दर तो रिपल इफेक्ट क्रिएट होता गया। करेक्ट बट ट्रूली सेड के वो स्लीपर हिट बट वर्थ इट मेरे हिसाब से वंस इन अ लाइफ टाइम। मुझे लगता है कि मैं तो 3 इडियट्स से बहुत फैसिनेटेड था, तो इसलिए विधु विनोद चोपड़ा साहब से मिलना चाहता था। अब उसके बाद ये मूवी देखना तो मैं तो मतलब पूरा उनका फैन हो गया। सो अभी हम एक चीज देख रहे हैं, स्पेशली शार्क टैंक का इसमें बहुत रोल है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप की लहर फील हो रही है इंडिया में। सो व्हाट आर योर व्यूज? आपको क्या लगता है कि आगे क्या लैंडस्केप है, क्या फ्यूचर है? देखिए मेरे हिसाब से 2 चीजें हैं। सबसे पहला ये है कि एक हमारे कॉल सेंटर का टीम मेंबर था, तो जब भी दिवाली इस तरह के मौके होते हैं तो मैं फ्लोर में जितने लोग, क्योंकि हम लोग के अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऐसी है कि जब भी लोग छुट्टी मनाते हैं हम काम करते हैं, ये तो मतलब हमारी इंडस्ट्री का ही है। तो कोशिश करता हूँ कि उन दिनों में अपने टीम मेंबर से जाकर के मिलें, उन्हें प्रोत्साहन दें कि सिर्फ आप ही नहीं, हम लोग भी साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही एक टीम मेंबर से पूछा कि आपका क्या एम्बिशन है,
तो उन्होंने मुझे कहा कि और मुझे कई लोग जो है रितेश के साथ साथ रितेश भाई बुलाते हैं। रितेश भाई, जैसे आपने जितनी बड़ी कंपनी बनाई है ना, उससे थोड़ी बड़ी कंपनी बनानी है। आज जो हमारे देश के यंग लोग हैं ना, उनमें एम्बिशन की कोई कमी नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि बड़ा सोचने का तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, वो मुझे लगता है हमारे बिना बताए ही उन्हें समझ में आता है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि शार्क टैंक जो एक बहुत ब्रेड्थ ऑफ एंटरप्रेन्योर से मिलाता है। तो मैं खुद भी जब टैंक में था तो मैं कई सारे पिचर्स से मिलता था। तो मैं पिचर्स मिला हूँ कोई 70 साल के और कोई 19 साल के, 17 साल के। मैंने दोनों रेंजेस के लोगों से मुलाकात करी है। तो मैंने देखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वे ऑफ लाइफ, कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप नए इनिशिएटिव सोचते हो, आपको इम्पैक्ट लेके आना है, आप में रेजिलियंस है, ऐसी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उससे आप एंटरप्रेन्योर बनते हो। उसके बाद तो उम्र एटसेट्रा इज अ मैटर ऑफ नंबर। तो मुझे लगता है कि शार्क टैंक ने जो है इसी चीज़ को लेकर जो ये एम्बिशंस हैं, इसे क्रिस्टलाइज कर दिया है इनटू रियल वर्ल्ड डिस्कशन। आज के दिन में डिनर टेबल्स पे लोग साथ में शार्क टैंक देखते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं कि अच्छा इस कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है। मैं शार्क टैंक पे जाने का मेरा जो एक बड़ा कारण था, तो मैं जयपुर गया हुआ था, अभी हम बात कर रहे थे संडे होटल की लॉन्च के लिए। तो वहाँ पे डिनर पे हम लोग लॉन्च के बाद में ना शाम को बड़े सारे लोगों को बुलाते हैं डिनर के लिए, एंगेजमेंट के लिए एंड सो ऑन। तो वहाँ पे ना जनरली लोग एंटरप्रेन्योरशिप और शार्क टैंक को एक ही लाइन में बात कर रहे थे। कहते हैं हमारे यहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है जैसा आप शार्क टैंक में देखते हैं ना। राइट। तो मैंने देखा कि इससे एक बड़ा फैसिनेटिंग कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को मॉडर्नाइज और ग्लैमराइज ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप का एक रियल डेप्थ ऑफ डिटेल्स जो एंटरप्रेन्योर आके पिच कर रहा है उनके थ्रू लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जो मुझे लगता है बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है। अगर भारत को एक डेवलप्ड देश बनना है, जो हम कहते हैं कि हमारा अमृत काल चल रहा है, 2047 तक हम एक डेवलप्ड देश होंगे, तो मुझे लगता है उस पर हमें लाखों या करोड़ों और एंटरप्रेन्योर चाहिए। राइट। तो मुझे लगता है कि उस पे जो स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया 2016 में, दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तब मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टअप इंडिया जब हुआ था तब भी हमारी मदर जो है सोचती थी कि ये तो हमारा लड़का गलत संगत में पड़ गया है जो इसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप, जो मैं सोचता था कि मेरा एवरेज ऑफ 5 पीपल से मैं इंप्रूव हो रहा हूँ, हमारी मदर सोचती थी यही 5 जो हैं इसको नीचे लेके आ रहे। तो ऐसे ही सोचते थे, बट ठीक है, उन्हें लगता था कि अभी 1 साल की तो बात हो ही गई थी, फिर अभी बिजनेस भी चल रहा है, अभी मतलब पॉकेट मनी भी नहीं मांगता है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हमारे पिताजी महीने का 4,000 रुपये या 3,500 कुछ मेरे को तब तक भेजते थे हर महीना, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं था कि जो है हमारा कुछ ठीक चल रहा है। तो 2016 में जब पहली बार स्टार्टअप इंडिया नेशनल टेलीविज़न में देखा और उस पर प्रधानमंत्री जी ने कई सारे स्टार्टअप्स की जिक्र करी, हमारे कंपनी का भी जिक्र किया, तो उसे सुनकर के माँ को लगा कि कुछ तो ठीक कर रहा होगा। तो उस दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मतलब शायद ठीक कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि फंडामेंटली आज कॉमन लोगों के घर में एंटरप्रेन्योर बनना और बिजनेस बनना एक रेलेवेंट चॉइस बन गया है, क्योंकि इतना सपोर्ट है, नेशनल लीडरशिप से सपोर्ट है, रोल मॉडल्स और हैं, शार्क टैंक घर में लेकर के आ रहा है इस चीज़ को। तो मुझे लगता है एक पूरा इकोसिस्टम बन जा रहा है एज अ कॉम्बिनेशन, जिसका काफ़ी बेनिफिट मुझे लगता है। तो आई फील द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ब्राइट एंड देयर इज़ नो बेटर टाइम टू बी इन इंडिया। एक चीज़ ये नहीं है कि इसका डार्क साइड हम नहीं कवर करते। फॉर एग्जांपल, हर कोई देखता है कि एंटरप्रेन्योर, उसको ग्लैमर से भी जोड़ा जा रहा है, फाउंडर्स हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं, तो लेकिन आपने वो डार्क साइड देखी है, वो सेक्रीफाइसेस करे हैं। एक टाइम था 30 रुपए थे जेब में, वो वाले दिन भी आपने देखे हैं। तो वो भी उतना ही रियलिटी चेक चाहिए होगा लोगों को। नहीं, ये तो देखिए हर इंडस्ट्री की सच्चाई है। आप मूवी इंडस्ट्री देखते हैं, कितनी ग्लैमर होती है, पर आज तो थैंकफुली वेल डॉक्यूमेंटेड भी है कि उसके पीछे का स्ट्रगल कितना होता है। स्पेशली अगर आप फर्स्ट जनरेशन मूवी इंडस्ट्री में आए हैं। वैसे ही आप क्रिएटर की इंडस्ट्री देख लीजिए। फॉर एवरी क्रिएटर दैट इज सक्सेसफुल लाइक यू बोथ, there are probably thousands who have not made it. Same is true for entrepreneurship. For every entrepreneur who does well, there's many stories. And for the same entrepreneur, they have gone through maybe hundreds of failures. Right?
तो मुझे लगता है ये हर इंडस्ट्री की सच्चाई है और एंटरप्रेन्योरशिप की तो सबसे बड़ी सच्चाई है, मेरे को उससे कोई दो राय नहीं। और मुझे ये ज़रूर लगता है कि जितनी सक्सेसेस के बारे में बात की जाए उससे इक्वल या उससे ज़्यादा फेलियर्स और मिस्टेक्स की बात करनी चाहिए, क्योंकि फेलियर्स और मिस्टेक्स जो हैं एक तरीके से सक्सेस तक पहुंचने का एक रास्ता ही होती है। अगर आप गिव अप ना करें तो, अगर आप गिव अप करें तो ट्रूली फेलियर है, अगर आप गिव अप नहीं करें तो इट इज़ अ डायरेक्शन टुवर्ड्स दैट सक्सेस। तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप में ग्लैमर थोड़ा बहुत है, पर उसके पीछे की जो मेहनत है वो डिस्प्रपोर्शनेट है। उसके पीछे की जो फेलियर्स हैं, उसके पीछे की जो चैलेंजेस हैं वो सिग्निफिकेंट है। मैं कोशिश करता हूँ जब मैं बताऊँ उसके बारे में एग्जांपल्स बताऊँ। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये एक्चुअली मैंने अपने इंस्टाग्राम में शेयर किया था, वो बड़ा पॉपुलर भी हुआ था, लोगों को बड़ा पसंद आया, मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्यों, बट मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा बचपन में कई बार आपने देखा होगा एक टैंक अगर ख़त्म हो जाती है, दूसरी टैंक में डालने के लिए वो एक पाइप होती है, उससे आप हवा खींचते हैं और फिर दूसरी तरफ पाइप डाल देते हैं। अब क्या हुआ, होटल इंडस्ट्री से जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे वो प्री ओपनिंग टीम्स एक होती हैं। प्री ओपनिंग टीम जब होटल शुरू करना होता है ना, उसमें बड़ी स्नैग लिस्ट बनती है, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, तो प्री ओपनिंग टीम स्पेशलाइज्ड होती हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। तो हमारी शायद दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी खुल रही थी। अब ट्रैवल एजेंसी ने कस्टमर्स की बुकिंग ले ली, थे वो फॉरेनर गेस्ट। तो हम लोग की होटल तैयार नहीं थी जी, उन्होंने पहले से बुकिंग ले ली। अब उन्होंने कहा हमने बुकिंग तो ले ली आपके नाम पे, अब ट्रैवल एजेंसी जो आपके हमारे पहले होटल के लिए इंपॉर्टेंट थे वो, तो हमने मना भी नहीं कर सकते थे। तो हमने कहा ठीक है, अब किसी ना किसी तरह से करेंगे। तो वो आए, हमने कहा कि उन्हें सेकंड फ्लोर में ठहरा दीजिए, उसके टैंक में पानी है। उन्होंने कहा कि नहीं, फर्स्ट फ्लोर में ही ठहराएंगे, नहीं तो हम कस्टमर को वापस ले जाएं। हमने कहा अभी कस्टमर आए हैं ना, वापस ले जाएंगे बड़ा बुरा लगेगा, तो ठीक है फर्स्ट फ्लोर में ठहरा दीजिए। अब गेस्ट्स कहते हैं कि अभी हमें शावर भी लेना है सबको। अब पता चला कि एक टैंक जो सेकंड फ्लोर उसमें पानी नहीं भरी हुई थी और फर्स्ट वाली में नहीं थी। तो अभी हम ऊपर चढ़े, मैं और अनुज भाई हम दो जने ऊपर चढ़े, हमने कहा कि अभी पानी ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक से पाइप निकाली, पानी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब पीछे से एक बड़े मल्टी बिलियन डॉलर फंड में किसी का न्यूयॉर्क से फ़ोन आया और वो कहते कि आपकी इतनी $1 मिलियन का वैल्यूएशन, इतना $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। तो मैं उस समय सोच रहा कि मतलब इधर मेरी सच्चाई है कि मतलब एक टैंक से दूसरे टैंक पानी लेकर के जाओ कि कस्टमर को पानी पहुंचाओ, और ये दूसरी तरफ $मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं। तो ये तो एंटरप्रेन्योरशिप की सच्चाई है कि मतलब ये जो $मिलियंस ऑफ डॉलर ये सब तो मतलब 1-2% समय होता है, 98% समय तो आपको मतलब यू हैव टू रोल अप योर स्लीव्स एंड डू द जॉब। और मुझे लगता है कि एक बार जब आपको उसमें मजा आने लग जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए बना हुआ है। तो सिर्फ हाईज के साथ अगर कोई अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका पॉइंट नहीं है, वो सस्टेन नहीं करेगा। जो हाईज एंड लोज से भी उतना इन्वॉल्व है, करेक्ट, वो गिर के उठने में मजा आ रहा है, ये प्रॉब्लम को फेस करने में मजा आ रहा है, नेक्स्ट चैलेंज क्या है, दैट इज अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। आपको अगर प्रॉब्लम से आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं तब बिल्कुल नहीं होना। अगर प्रॉब्लम से आप एक्साइट होते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम आया तो मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे लगता है वो इंडिविजुअल की एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत जरूरत है। राइट, 2 लाइंस याद आ गई कि तजुर्बा इंसान को गलतियों से बचाता है, लेकिन तजुर्बा गलतियां करके ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई कि गलतियां करके ही तजुर्बा आता है। और मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप सीखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और मैं मानता हूं कि जो आप भी करें वो भी तो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो जितने हम लोग हैं एज इंडिविजुअल्स जो आर एबल टू डू बेटर, वो धीरे धीरे पैटर्न समझने चालू कर देते हैं कि हमने इतनी गलतियां करी, हमें पता है कि कौन से पैटर्न्स काम करते हैं, हम उसको ज़्यादा करते हैं। तो वो पैटर्न डेवलपमेंट के लिए वो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ऐसे ट्यूशन फी कहा जाता है, सबको ट्यूशन फी देना पड़ता है। ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जिसको मैंने आज तक मिला हूँ जो एंटरप्रेन्योरशिप में बिना ट्यूशन फी सक्सेसफुल हो गया, तो सबको देना पड़ता है। शार्क टैंक में आपके अलावा आपका और फेवरेट शार्क कौन? मुझे सभी पसंद है फिर भी तो बहुत ही कठिन आप सवाल पूछ रहे हैं। सब तो दोस्त हैं, आप अभी किसी का नाम कहलवाओगे? नहीं, मुझे सबके साथ काम करने में मज़ा आता है, बट मैं आपको बताता हूँ सबकी कुछ मैं इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। तो अनुपम तो पूरे नॉलेज के मतलब ट्रेजर है कि आप अनुपम के साथ बैठें तो मतलब उनको हर इंडस्ट्री के बारे में, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन के बारे में पता है। हमने साथ में वो फिटनेस को भी लेकर के इंटरेस्ट, तो हमने 1-2 बार साथ में फिटनेस भी किया। तो मुझे लगता है अनुपम का नॉलेज बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर चलते हैं नमिता। आई थिंक नमिता इज़ अ पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट। बहुत अच्छे इंडिविजुअल हैं, शी केयर्स अबाउट पीपल, सबके लिए बढ़िया खाना खिलाती हैं, जेन्युइनली अ गुड पर्सन। जो अच्छे लोग होते हैं ना, शी इज़ अ गुड पर्सन, तो मुझे नमिता बहुत पसंद है उसलिए।
विनीता को तो हम बहुत समय से जानते हैं कि हमारे कई सारे कॉलीग्स जो हैं उनके साथ IIT मद्रास से पढ़े हुए हैं या तो मैकिन्जी में रहे हैं, कई सारी तरीक़ों से हम उन्हें जानते हैं पहले से। तो विनीता मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनकी के लिए फिटनेस को लेकर के भी बड़ी फोकस्ड होती हैं, बट विनीता का कंज्यूमर ब्रांड की तरफ सोच मुझे बड़ा मतलब आई थिंक इज़ वेरी वेरी गुड, और उसके साथ साथ शार्प बहुत है, कमर्शियली बहुत उनका एक्यूमेन इनक्रेडिबल है। मुझे लगता है कि जिसके साथ हैंग आउट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो अमन है। तो अमन इज़ प्रॉपर फन, मतलब उनके साथ में समय बिताना बढ़िया लगता है। और हम लोग काफ़ी समय शार्क टैंक में बगल में बैठते थे, तो हमने साथ में डील्स भी करी और उनके आसपास में माहौल अच्छा बना रहता है। उसके बाद में अमित, आई थिंक अमित का एबिलिटी टू क्रिएट बिजनेस थिंकिंग की, मतलब जैसे कोई स्पेसिफिक चैलेंज उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो बहुत अच्छा। और अमित बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब ही इज़ अ ट्रू मतलब यारों का यार, विच आई रियली लाइक अबाउट हिम। और किसके साथ हम राधिका के साथ थे। राधिका को तो वेलकम मैंने किया था, तो आई थिंक राधिका इज ऑफ कोर्स शी इज न्यूमरो वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स इन इंडिया, तो उनका कमर्शियल सैवीनेस इज ऑफ अनदर लेवल। और उनकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है, मुझे लगता है कि इनक्रेडिबल कहानी है उनकी। जब भी मैं सुनता हूँ मुझे सुन करके बड़ा ताजुब और इंटरेस्ट आता है। तो इन्हीं लोगों के साथ मुझे लगता है कि दीपी को तो इतने समय से जानते हैं। दीपी तो जोमेटो में उनकी जब बिज़नेस बन रही थी तो उनको तो देख के हम इंस्पायर होकर हमने अपना बिज़नेस शुरू किया। उन्होंने फूडी बे शुरू किया, फिर जोमेटो शुरू किया, तो उनकी तो कहानियाँ मतलब गुड़गांव के गली गली में लोग बात करते थे, तो हम उनसे बहुत सीखा। और अभी तो दोस्ती बड़ी अच्छी है। तो दीपी आई थिंक उनका एबिलिटी टू थिंक अबाउट स्पेशली D2C बिजनेसेस, लार्ज स्केल इंटरनेट बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ऑफ कोर्स इज़ अ फ्रेंड टू। और कौन है शाक? रॉनी से भी बड़ी समय से दोस्ती है। मैंने इनफैक्ट रॉनी के साथ में एक वीडियो किया था बहुत साल पहले, TVF के लिए किया था मैंने ये, जहाँ पे रॉनी मुझे इंटरव्यू करे थे और मैं रॉनी को इंटरव्यू करा था। ये शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट इंटरव्यू है जहाँ पे रॉनी ने मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू हिंदी में किया है। तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो सभी, मुझे लगता है सभी शार्क्स की अपनी एक्सेलेंस, एंड सब लोग एक यूनिक वैल्यू लेकर के आते हैं शार्क टैंक में, जो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, पर एज अ शार्क भी मेरे लिए भी उनसे सुनना और समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता था। आप ऑफ कैमरा किस तरह की बातें होती हैं आप सबके बीच में? वहीं टैंक पे जब कैमराज नहीं है तो यू टॉक अबाउट वही सब, आप पिक्चर्स की बातें करते हो या हर तरीके की बातें करते हैं? आई थिंक पिक्चर्स की तो बात करते ही हैं, वो तो मतलब पार फॉर द कोर्स है। उसके बाद में आई थिंक हम अपने बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं, फैमिलीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इतना समय आप साथ में बिताते हैं ना। मतलब आप अगर 10-12 दिन, और कई सारे लोग तो मतलब शायद 20 दिन से भी ज़्यादा अगर शूट कर रहे होते हैं, तो उस पर आप नेचुरली जो है एक बॉन्डिंग बन जाती है। और आप सुबह से लेकर के रात तक साथ में रहते हैं। आप सुबह शुरू करते हैं शायद 8 बजे और रात को 9 बजे 10 बजे तक चलता है शूट्स, राइट? लाइक, और मतलब इट इज़ एग्जैक्टली जैसे टेलीविजन में होता है, यानी कि पहली बार हमें कंपनी में पता चलता है जब वो दरवाज़ा खुलता है, ओके, राइट? और एंटरप्रेन्योर्स पिक्चर्स एंटर करते हैं, ओके। तो इट इज़ लिटरली कि यू हैव दैट, जो भी कुछ मिनटों का समय जिस पे आपको कंपनी पिच कर रही है, उसका जो सवाल पूछना है और उसके बाद आपको डिसीजन देना है। तो वो जो पीरियड होता है वैसे भी काफ़ी इंटेंस होता है, क्योंकि आप उससे पहले मिले होते हैं एक कंज्यूमर ब्रांड से, और एकदम बाद में आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मिल जाएगी, कंप्लीट स्विच। तो मुझे लगता है वो नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल जॉगिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और क्विक डिसीजंस लेने की, वेदर इट इज द राइट पर्सन और नॉट। जब आप अभी अपने पास्ट का बता रहे थे, घर का बताया, मदर को कैसे कन्विंस किया, कई सारी चीज़ें हैं, तो एक नेचुरल सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि इसको मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं या गोल सेटिंग भी कह सकते हैं, कि वॉज दैट इन द माइंड के एक दिन इस लेवल का स्केल होगा, इस लेवल का बिजनेस होगा, बीइंग अ बिलियनियर एंड लीडिंग दैट, कि उस टाइम यही था कि बस एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना है, कुछ माइंड में गोल्स जैसी चीज़, मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ कोई? देखिए, सपना मुझे लगता है कि भारत के हर बच्चे के दिल में होता है जब छोटे होते हैं ना, तो क्योंकि आप इनोसेंट होते हैं तो सपने देखना आसान होता है।
है ना। तो मेरे में पहले सपना था पायलट बनना। क्यों? बड़ी दीदी ने कहा पायलट बनना, हमने कहा हम भी पायलट बनेंगे। अब बड़ी दीदी इंजीनियरिंग कॉलेज में चली गई, तो उनके यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट था और हमारे में और उनमें थोड़ी एज का डिफरेंस है, 8 साल के आसपास का है। तो बड़ी दीदी वापस आई थी घर, मैं शायद तीसरी चौथी कक्षा में था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट था, अभी हमें समझ ही नहीं आया उस शब्द का मतलब क्या है। तो हमने मांग मूंग के डिक्शनरी देखा और उसमें से पढ़ लिया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा वर्ड। हमने सोचा यही बनेंगे अभी। तो ऐसा कोई वेल थॉट थ्रू पर्सपेक्टिव नहीं था, सपने बड़े थे, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में अपने आप को भी 0% देता था, क्योंकि अपने आसपास में कोई भी ऐसा नहीं था, राइट। तो नई चीज़ करने की चाह थी और एक सेल्फ बिलीव था कि जो करेंगे अच्छा काम करेंगे। और हमारे परिवार में मुझे लगता है कि हमेशा ना परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस का बड़ा फोकस है कि जो भी करो अच्छा करो। तो मुझे लगता है कि जब तक वो दो चीज़ों थी, मैं आपको बताता हूँ, साउथ सिटी 1 में हमारा पहला गेस्ट हाउस था। अच्छा। जब मैंने वो चालू किया तो मेरा एम्बिशन था कि मेरे को 10 गेस्ट हाउस साउथ सिटी 1 में करना अगले 20 साल में। अच्छा। तो ऐसा कोई प्लान एम्बिशन नहीं था, क्योंकि सोचने की ही हिम्मत नहीं थी। तो करते कैसे? ये कहते हैं ना कि मतलब आप जितनी ऊंचाई में जाते हो आपको होराइजन उतना दूर नजर आता है। अब अगर आप जमीन में खड़े हैं तो वो थोड़ा ही दिखेगा ना, तो ज़्यादा तो नहीं दिखेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे और सीखने का मौका मिला और लोग और बड़े हुए तो और दूर दिखा, और बड़े हुए और दूर दिखा, पर कोशिश हमेशा रही कि थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े। मुझे लगता है कई बार जो लोग हैं वो थोड़ा और आगे अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं, अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन के बाहर लेके जाने की कोशिश करूँ, पर नहीं, ऐसा सोचने की हिम्मत ही नहीं थी जी। मतलब और क्योंकि एक तो हिम्मत नहीं थी और दूसरा जो आज कह रहे हैं वो तो पता नहीं था। किसी ने मुझे नहीं कहा कि सोचने का कोई कॉस्ट नहीं है, तो बड़ा सोच ही लो। मुझे अगर किसी ने कहा होता तो मैं भी सोचता कि हाँ ये बात तो ठीक है, सोचने का कोई खर्चा ही नहीं लगता है, तो सोचना चाहिए। बट गुड पार्ट क्या आपने कंफर्ट जोन को हमेशा स्ट्रेच किया। करेक्ट। तो वही चीज़ है ना, कंफर्ट जोन से बाहर जाने का तरीका ये नहीं है कि ऐसे बाहर जाओगे, उसको स्ट्रेच करते 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 आप वहां तक पहुंच जाओगे। करेक्ट। वो स्ट्रेच छोटे छोटे एक्सपोजर से होता है, करेक्ट, कभी भी ओवरनाइट नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट, ग्रेट। बिल्कुल। आपने भी बोला ना कुछ नया करते रहो, कुछ ना कुछ नेक्स्ट करते रहो। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर रितेश? देखिए मेरे लिए तो पर्सनली कोविड एक तरीके से कमिंग आउट वाला समय था, जो आप कहते हैं रीस्टार्ट, ऑल इज वेल, बाउंस बैक, आप जो भी चूज करें, वही समय था मेरे लिए। मुझे लगता है हम लोग रीजनेबली अच्छी तरीके से वापस आए। क्या कैसे वापस आए? क्या कुछ सेम चीज़ें करी जो पहले स्टार्ट करने वक्त की थी, या कुछ डिफरेंटली किया, नई स्ट्रैटेजीज कोई थी? मुझे लगता है कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब उनमें से कई चीज़ें शुरुआत में भी करी थी, कुछ नया भी था। मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट था ओवर कम्युनिकेशन। ओके। मुझे लगता है जब अननोन सिचुएशंस होती है ना, तो लोगों में बड़ा डर रहता है, फियर ऑफ अननोन होता है। एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमारा जॉब का क्या होगा, और हमारे हेल्थ का क्या होगा, और हमारे फैमिलीज का क्या होगा, बड़ी प्रॉब्लम्स एक साथ। कस्टमर्स को लगता था कि जी मैं ट्रैवल करूं या ना करूं। होटल ओनर्स को लगता था कि मैं होटल खोलूं या ना खोलूं। आपकी तो पूरी इंडस्ट्री में हर किसी का फियर ही था। करेक्ट। कस्टमर का भी, प्रोवाइडर का भी, टीम का भी, सबका, मतलब वो बिल्कुल। और ये हमारी टीम नहीं, हमारे होटल के स्टाफ भी थे। होटल के स्टाफ को अपनी तनख्वाह चाहिए थी, इसलिए होटल में थे। पर उन्हें डर भी था कि जी, स्पेशली हमारे कुछ होटल्स में हमने कोविड में मदद करी, जैसे हमने उन्हें कन्वर्ट किया आइसोलेशन सेंटर्स, उन सब में। तो उसमें जो लोग काम कर रहे थे, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, उनको अपने हेल्थ का एक तरफ डर और आमदनी का एक तरफ डर। तो मुझे लगता है उस समय कोई भी लीडर का सबसे प्राइमरी जॉब था ओवर कम्युनिकेशन, कि आप लोगों से जाके रेगुलरली बात करें। हो सकता है कई बार आपको जवाब ऐसा देना पड़े जो आपको पसंद ना हो। मैंने तो सवाल होते थे कि क्या कंपनी को सैलरी कट्स लेने पड़ेंगे। मैं कहता था कि आज तो सैलरी कट्स का सिचुएशन नहीं है, और मुझे लगता है कि अभी हम लोग ठीक कर रहे हैं। पर अगर, और ये वेव 2 के बाद की मैं याद कर रहा हूँ एक आंसर, अगर वेव 3 वेव 2 से वर्स ऑफ हुआ, उसके 3 महीने तक का हमारे पास में है कैपेसिटी, बट उसके बियॉन्ड हमें जरूरत पड़ सकती है। ये कहना एंड इस तरह के सैकड़ों सवाल, तो हम कोशिश करते थे कि हर सवाल को ट्रांसपेरेंटली जवाब दिया जाए।
तो मुझे लगता है कि उससे लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था। एक है ओवर कम्युनिकेशन, दूसरा है कॉस्ट मैनेज करना, कि आपको कॉस्ट इंश्योर करना है कि आप उतनी ही हिम्मत के हिसाब से कॉस्ट रखें। तीसरा कैश, हमें कैश रेज करना था, हमने रेज किया कोविड के एकदम बीच में लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि कंपनियों को कई सारे देशों में रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। तो आपको इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि आप जो कैपिटल दे रहे हैं। मुझे याद है एक इन्वेस्टर ने मुझे पूछा कि मैं अपने IC के पास जाने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास जाने वाला हूँ, कि इंडियन टूरिज्म कंपनी पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पिक्चर आया है वेव 2 का, कि जहाँ पे बहुत सारी बर्निंग एक साथ हो रही है, तो मैं कैसे पिच करूँ, राइट? तो मैंने कहा कि देखिए, भारत एक बहुत ही रेजिलिएंट देश है। कठिनाई हमारे देश में बहुत बार आई है, शायद पिछले हजारों सालों में हमें बहुत बार रूल करने की कोशिश करी है, बट हमारा हिस्ट्री ही संघर्ष का है। वी ऑलवेज कम आउट ऑन द ब्राइटर साइड, वी गो थ्रू चैलेंजेस बट वी कम आउट स्ट्रॉन्गर। तो यू शुड नो दैट। तो उन्होंने कहा इंडिया कॉन्टेक्स्ट समझ गए हम, पर मैंने कहा कि आप इंडिया का इकोनॉमी देखिए, फंडामेंटल्स देखिए, एंड इवेंचुअली ऑल ऑफ देम सपोर्टेड अस, फॉर विच आई एम वेरी अप्रिशिएटिव टू ऑल ऑफ देम, कि उन्होंने उस समय में सपोर्ट किया, बट इट वाज हार्ड। तो मुझे लगता है कि कैश, कॉस्ट और लास्ट है इनोवेशन, कि आपको कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना पड़ेगा कि अच्छा, अगर आपका कौन सा सेगमेंट इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हमारे जैसे एक ब्रांड है ओयो टाउन हाउस, वो सेगमेंट में बहुत कस्टमर डिमांड बढ़ने लग गया, तो हमने कहा ये सेगमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें करी कोविड से, किसी तरीके से आई थिंक वी केम आउट। मुझे लगता है उससे काफ़ी बेनिफिट्स भी हुए। आई थिंक ये हमारा मेडन प्रॉफिटेबल ईयर हम डिलीवर कर रहे हैं। EBITDA तो पिछले साल ही डिलीवर करी, ग्रोथ भी हो रहा है बिजनेस में, तो मुझे लगता है कई सारी बेनिफिट्स आई हैं। जब मैं फ्यूचर में देखता हूँ, मुझे लगता है कि अभी हम वापस उस सिचुएशन में हैं जहाँ पे अभी जब हम बिजनेस की रेवेन्यू को ग्रो कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट्स भी ग्रो कर रही हैं। तो मेरा प्राइमरी फोकस है ग्रोथ करना, पर ग्रोथ करना कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एट इट्स हार्ट रख के, हमारे होटल ओनर्स की आमदनी को एट इट्स हार्ट रख के, एंड ऑफ कोर्स हमारे कंपनी की अर्निंग्स को भी एट इट्स हार्ट रख के। तो उसका बेस्ट बैलेंस कैसे किया जा सके, उसी को लेकर के मेरा ध्यान है। तो उसको लेकर के हम बड़े टाउन हाउसेस खोल रहे हैं। हमारा एक रिसेंटली एक ब्रांड की हमने मार्केटिंग शुरू करी है, संडे होटल, जिसको हम एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो 4 स्टार प्लस लग्जरी सेगमेंट का ब्रांड है। तो हम उस पर काफ़ी इन्वेस्ट करें। ऑफकोर्स क्लासिक ओयो रूम जो हमारे बेस हैं, उस पर हम रैपिडली इन्वेस्ट करें कि उन होटल्स को मॉडर्नाइज किया जाए ताकि कस्टमर्स को पसंद आए। तो इट्स मोर ऑफ द सेम। मुझे लगता है कि बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी मंथ, अगर आप ये जिंदगी भर करें, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेगी। तो वही मेरा एम्बिशन है। बी योर बेस्ट, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल। रितेश, मैंने सुना है कि होटल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द टफ इंडस्ट्रीज व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस। इज इट ट्रू? आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, देखिए, मतलब अभी फॉर्चुनेटली पिछला 1 साल अगर आप हटा दें, उससे पहले तो भारत में मोस्ट कंपनीज होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से दूर भागती थी, क्योंकि कैपेक्स हैवी है। हमारी कंपनी नहीं है, क्योंकि हमने मॉडल अलग खोजा, बट कैपेक्स हैवी है, ऑपरेशनल हैवी है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन मैनेज करनी पड़ती है, और कस्टमर्स बहुत एक्सपेक्टेशंस कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती है, बट एक ब्रेड्थ होता है। तो उस कारण से कठिन होता है काफ़ी इंडस्ट्री। मुझे लगता है कि नाइविटी इज ब्लिस, यानी कि अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि इंडस्ट्री इतनी कठिनाई की है, तो आप सोचेंगे शायद थोड़ी कोई आसान इंडस्ट्री खोज लेते हैं ना, राइट? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि होटल इंडस्ट्री इतनी कठिन है, तो मैंने चालू कर दिया। बट जब चालू किया और 3 साल हो गए, तब पता चला कि सब लोग कहते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, पर तब तक तो मतलब सिर तक पानी के अंदर थे। तो हमने सोचा अब अगर आ ही गए हैं तो अब तैरना सीख ही जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भी जान लेना कई बार हानिकारक होता है। शायद कई बार थोड़ा कम जानना भी अच्छा होता है। आपने क्रिएटिंग में देखा कि मतलब आप देखते होंगे क्रिएटर्स में जनरली फर्स्ट प्रिंसिपल लोग ज़्यादा होते हैं, और मूवी इंडस्ट्री से आए वाले लोग लेट फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वो लोग फर्स्ट क्रिएटर्स थे, राइट, रिलेटिवली, बट क्योंकि उन्हें इतना पता था कि कितना कठिन है, फाइट ही नहीं मारी। क्रिएटर्स ने फाइट मारी, एंड हेंस दे आर प्रॉब्ली अ स्टेप अहेड। सेम चीज थिंकिंग में भी होती है। जो क्रिएटर्स, आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स के केस में भी ये होगा, ज़्यादा सोचते हैं वो पीछे रह जाते हैं। करेक्ट। जो ज़्यादा नहीं सोचते बस करते हैं कि देखी जाएगी,
वो निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। कुछ नहीं, लोग नहीं। परफेक्शन की वेट करते हैं, लाइट ऐसी चाहिए, कैमरा ये चाहिए, माइक ये चाहिए, वो पूरा चीज़ है। वही फिल्म स्कूल से आए हैं तो पूरे लिस्ट लेके आते हैं, लेकिन नया बंदा सोचता है फ़ोन में कैमरा है, सनलाइट आ रही है, चलो वीडियो बनाओ। बिल्कुल। नहीं देखिए, आपने बताया कि मैं जहाँ पे जब भी फ्री होता हूँ कंटेंट बनाता हूँ, मेरा आज के दिन में 100% कंटेंट मोबाइल से ही, क्योंकि मेरे मतलब समय ही नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबके बारे में सोचें, और अगर उसका इंतज़ार करेंगे तो जो बात पहुंचाना चाहते हैं उसमें ट्रबल होगा। तो मैं तो कोशिश करता हूँ जब भी मेरे दिल में थोड़ा सा भी समय हो, मैं कोशिश करता हूँ कि वो कंटेंट किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस एपिसोड से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं जिसमें रितेश भाई ने अपना रूटीन भी बनाया, अपनी हैबिट्स भी बताई, अपने कई और एक्सपीरियंसेस शेयर करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको माइक्स एंड माइंड चैनल की उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें ये पूरा पॉडकास्ट आप देख सकते हो। मेरी और गुंजन की ये कोशिश चलती रहेगी कि जो भी लोगों ने लाइफ में कुछ अचीव किया है, उनके इनसाइट्स, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपर्टीज हम आप तक पहुंचाएं इन पॉडकास्ट के थ्रू। माइक्स एंड माइंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, जैसा प्यार आपने इस चैनल को दिया है उस चैनल को भी जरूर देना। इसी तरह से हम आपके सफर में हम सफर बने रहेंगे, हम भी सीखते रहेंगे, आपको भी सिखाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।